हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 25 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है इतिहास, कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो यह जो है वह जीएस पेपर फर्स्ट से जो इस मैगजीन में दिया गया है, जिसमें क्या है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप जो मिलने हैं, इनके बारे में चर्चा में है। तो क्या है कि चर्चा में क्यों, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है। तो क्या है, यह करेंट अफेयर से रिलेटेड है, जो यानी जीएस पेपर फर्स्ट में जो कला एवं संस्कृति है उससे रिलेटेड यह टॉपिक है। तो यह एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर वीडियो को अच्छे से देखें। तो ये जो है, इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम इससे संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझने में और आसानी होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के विकास पर टिप्पणी करते हुए मध्य भारत की मंदिर स्थापत्य कला के बारे में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के दो मतलब शाखा है, महायान और हीनयान। ठीक है, तो इसमें कह रहा है महायान की शाखा के जो विकास हुआ उस पर कह रहा है टिप्पणी करने के लिए। ठीक है, लेकिन मध्य भारत है, बीच के जो भारत है कि मंदिर स्थापत्य कला के बारे में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको समझने में और आसानी होगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो आप देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है इस टॉपिक का। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो ये देख लिया है चर्चा में क्यों है। इसमें प्रमुख बिंदु है कि 26 बौद्ध गुफाएं और स्तूप क्या है, तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित 26 बौद्ध गुफाओं को खोजा गया है, जो 2री व 5वीं शताब्दी की है। गुफाओं एवं उनके कुछ अवशेषों में चैत्य यानी गुंबद, दरवाजा और पत्थर के बिस्तर थे। इस खोज से बांधवगढ़ में पाई गई गुफाओं की कुल संख्या 76 हो गई है, क्योंकि पिछले सर्वेक्षण के बाद 50 पहले से ही रिकॉर्ड में हैं। उसके बाद है एक अगला पॉइंट कि ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिले हैं, वो ब्राह्मी लिपि में है। तो यहाँ ब्राह्मी लिपि में 24 शिलालेख हैं, जो सभी 2री 5वीं शताब्दी के हैं। शिलालेखों में मथुरा और कौशाम्बी, पावता, वेजभरदा एवं सप्ताना एरिका जैसे स्थलों का उल्लेख है। वे जिन राजाओं का उल्लेख करते हैं उनमें भीमसेन, पोथासिरी और भट्टदेव शामिल हैं। हिंदू मंदिरों के अवशेष 19वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कलचुरी काल के 26 मंदिरों के अवशेष और संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी वराह मूर्ति कला भी इसी अवधि की है, जिसमें कलचुरी राजवंश जो गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला है, सबसे पुराने एलोरा और एलिफेंटा गुफा स्मारकों से भी जुड़ा है। अगला पॉइंट है कि वाराह मूर्ति भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कई अखंड मूर्तियों में से एक है, जिन्हें इस वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रीय उद्यान में एक एएसआई द्वारा खोजा गया था। तो इसमें देख सकते हैं कि कितने प्रीलिम्स व्यू से इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि 2 शैव मठ भी शामिल है। ये आप तक पहुंचाने का काम करें, यानी आप लोग जब इसको देखें, आप लोग के पास नहीं पहुंच पाता है तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, तो एनालाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद करें, क्योंकि यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना एनालाइज खुद करके आप शॉर्ट नोट बनाएं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खुद से छांटे। ठीक है, कह रहा है कि गुप्त काल के कुछ अवशेष जैसे दरवाजे की चौखट एवं गुफाओं में नक्काशी भी मिले हैं। कह रहा है कि क्या आप अवगत हैं क्या है, तो बांधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की विंध्य एवं सतपुरा पर्वतमाला के बीच अवस्थित है। घाटियों, पहाड़ियों और मैदानों के अलावा बांधवगढ़ किला भी यहाँ का मुख्य दर्शनीय स्थल है। अगला पॉइंट है कि यहाँ के प्रयासों में आर्द्र वन, साल युक्त पर्णपाती वन, मिश्रित वन
एवं घास के मैदान शामिल हैं। इसमें कई पुरातात्विक स्मारक भी हैं। अगला पॉइंट है कि बांधवगढ़ में पहली बार वर्ष 1938 में एक पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी। अब जानते हैं कि क्या है कि पुरातात्विक अवशेषों का क्या महत्व है। तो इसमें जो पॉइंट है कि इस क्षेत्र में बौद्ध संरचनाएं, जहां एक हिंदू राजवंश ने शासन किया था, धार्मिक सद्भाव का संदेश देती है। किंतु इन बौद्ध संरचनाओं का निर्माण किसने किया, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। अगला पॉइंट है कि इस स्थल के आसपास स्थित शहरों के नाम से पता चलता है कि इनके व्यापारिक संबंध रहे होंगे और अन्य शहरों के लोगों ने कुछ दान किया होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इन पुरातात्विक अवशेषों के प्रकाश में आने से इस क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जिसे बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत की मंदिर स्थापत्य कला, तो इसके बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में कई विशेषताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इन मंदिरों की है यह है कि वे बलुआ पत्थर से बने हैं। गुप्त काल के कुछ सबसे पुराने जीवित संरचनात्मक मंदिर मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है, देख सकते हैं आप। अगला पॉइंट है कि यह अपेक्षाकृत साधारण दिखने वाले मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 स्तंभ हैं, जो एक छोटे मंडप से संबंध है, जो एक समान रूप से छोटे कमरे से पहले एक साधारण चौकोर पोर्च जैसा विस्तार जैसा दिखता है, जो गर्भगृह के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट है कि महत्वपूर्ण रूप से 2 ऐसे मंदिर जो जीवंत में हैं, उनमें से एक उदयगिरी में है, जो विदिशा के बाहरी इलाके में है, और गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू परिसर का हिस्सा है, जबकि दूसरी सांची में है, जो एक बौद्ध स्थल था। अगला पॉइंट है कि इसका मतलब है कि दोनों धर्मों के मंदिरों की वास्तुकला में समान विकास को शामिल किया जा रहा था। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मंदिर के संरक्षक एवं दाता अज्ञात हैं। हालांकि वास्तुकला और कल्पना दोनों के आधार पर यह स्थापित होता है कि यह मंदिर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। अगला पॉइंट है कि उदयगिरी और सांची के मंदिर पंचायतन शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित। हालांकि वास्तुकला और कल्पना दोनों के आधार पर यह स्थापित होता है कि यह मंदिर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। अगला पॉइंट है कि उदयगिरी और सांची के मंदिर पंचायतन शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं, जहां मुख्य मंदिर 4 कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिरों के साथ एक आयताकार आधार पर बनाया गया है। इसे कुल 5 मंदिर बनते हैं, इसलिए इसे पंचायतन कहा जाता है। लंबा और घुमावदार शिखर भी इस तिथि की पुष्टि करता है। महायान बौद्ध धर्म का विकास, जिसमें पहला पॉइंट है कि 1ली शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध विचारों एवं प्रथाओं में परिवर्तन के प्रमाण है। प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं ने निर्वाण प्राप्त करने में आत्म प्रयास को बहुत महत्व दिया था। इसके अलावा बुद्ध को एक ऐसे इंसान के रूप में माना जाता था जिसने अपने प्रयासों से ज्ञान एवं मुक्ति प्राप्त की थी। अगला पॉइंट है कि हालांकि धीरे धीरे एक उद्धार कर्ता का विचार सामने आया। यह माना जाता था कि वह वही था जो मोक्ष सुनिश्चित कर सकता था। इसके साथ ही बोधिसत्व की अवधारणा भी विकसित हुई। अगला पॉइंट है कि बोधिसत्वों को अत्यंत करुणामय के रूप में माना जाता था, जिन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से श्रेष्ठता अर्जित की, किंतु इसका उपयोग निर्वाण प्राप्त करने के लिए नहीं किया और इस तरह दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया को त्याग दिया। इस प्रकार बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। अगला पॉइंट है कि विचार की इस नई पद्धति को महायान अर्थात महान वाहन कहा गया। जिन लोगों ने इन मान्यताओं को अपनाया, उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान के रूप में वर्णित किया। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो जाए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यह यानी दृष्टि का जो करंट अफेयर्स है आप तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जिससे आप लोग इसका भी फायदा ले सके, क्योंकि कई सारे टॉपर्स हैं हुए हैं जो हिंदी माध्यम के, उनका कहना है कि दृष्टि के करंट अफेयर्स को वो डेली बेसिस पे पढ़ते थे, तो आप लोगों नहीं पहुंच पा रहे, तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोग भी इसका फायदा ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।